गुड मॉर्निंग एवरीथिंग्स। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने लगभग 10 से 11 क्लासेज आप लोगों की हो चुकी हैं। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में मैंने पढ़ाया, उसके बाद लॉसेज के बारे में पढ़ाया, उसके बाद दक्षता के बारे में पढ़ाया। मैंने जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए हैं, उन सभी टॉपिक्स को साथ के साथ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं। दोस्तों, ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोग अगर करना चाहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं, तो श्री राम टेक्निकल क्लासेज की ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको आप लोग ले सकते हैं। टॉक फाटक से ले सकते हैं या बाई पोस्ट आप लोग मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ आर्मेचर रिएक्शन। और दोस्तों, अब हम लोग जो ज़्यादातर टॉपिक की बात करेंगे या ज़्यादातर आप लोगों की वीडियोज़ की बात करेंगे, मैं ज़्यादातर आप लोगों के सामने लाइव आने का प्रयास करूँगा, जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन को सेशन चलाकर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो पिछले साल में जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज पेपर्स जो हुए हैं, या डीएमआरसी के जो पेपर हुए हैं, या अदर कोई भी यूपीपीसीएल पेपर हुआ या फिर इसरो के पेपर हुए, जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो बुक्स आप लोगों की है, जो एसआरटीसी की बुक है, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, उसमें लगभग देखा जाए तो 6,500 क्वेश्चन हैं अप्रॉक्सीमेटली। 450 पेज की बुक है। उस पूरे पेपर को हम लोग पूरी बुक को सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये सारा जो आप लोगों का सिस्टमेटिक ढंग से जो चलेगा, काफ़ी लंबे प्रोसेस चलेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि एक दिन में कोई पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 100 क्वेश्चंस अगर होते हैं पेपर में, तो उसको सॉल्व करवाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। हम लोग प्रत्येक पेपर को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 से 50 क्वेश्चन तक और 50 से आगे और भी क्वेश्चन। मतलब कि अगर 70 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 35 से 50 क्वेश्चन एक दिन के लिए एक बार में लेके चलेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन सेशन एक बार से अधिक बार चलाए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन सेशन मैं आप लोगों के सामने चालू करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन सेशन चालू करने वाला हूँ साइंस का। दोस्तों, मैं आने वाली जो वैकेंसीज हैं अभी आप लोगों के सामने, वो है एनटीपीसी ग्रुप डी। मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों ने अभी फॉर्म उसका ही फिलअप किया हुआ है। टेक्निकल की कोई सामने वैकेंसी नहीं होने के कारण आप लोग मोस्टली जो ध्यान दे रहे हो वो ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की जो वैकेंसीज है उन पर भी ध्यान दे रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि साथ के साथ आपकी साइंस भी क्लियर होती चले। साइंस में हम मोस्टली फिजिक्स लेके चलेंगे, जिसको लोग बाग नेगलेक्ट करते हैं, उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। तो फिजिक्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन आप लोगों के सामने चलाए जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आप लोगों के सामने बात कर रहे थे किसकी? डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर में आज आप लोगों के सामने लेके चलेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन। क्या होती है आर्मेचर रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन की अगर बात की जाए, दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो स्टेटर पोलों के मध्य में रखा रहता है। कैसे रखा रहता है? स्टेटर पोलों के मध्य में। अगर हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि इस तरह से एक स्टेटर है, स्टेटर का एक एन पोल है और दूसरा जो पोल होता है जिसे हम कहते हैं एस पोल। इसके बीच में हम लोग किसको रखते हैं? आर्मेचर को रखते हैं। और आर्मेचर को रखते हैं तो आर्मेचर पर क्या कनेक्ट रहती है? ब्रशेज कनेक्ट रहती है। और जिस भाग पर आर्मेचर पर ब्रशेज कनेक्ट रहती है उस भाग को हम कहते हैं क्या? मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस। किसी आर्मेचर का वह भाग जहाँ पर आर्मेचर की ब्रशेज कनेक्ट रहती हैं
उसे बोला जाता है मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस या मैग्नेट न्यूट्रल प्लान। दोस्तों मैग्नेट न्यूट्रल प्लान जहाँ होता है वहीं पर सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी वहीं होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी वहीं होता है। मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जहाँ पर पोलरिटी या फिर मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस उस भाग को कहते हैं हम लोग जहाँ से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है कंडक्टर्स में। अगर हम लोग जब उस टाइम की बात करें जब जनरेटर के अंदर आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, वो कब फ्लो नहीं होगा, जब आर्मेचर नो लोड पर होगा या स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा, या फिर आर्मेचर के अंदर जब ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा। देखो आर्मेचर के चालकों में कब धारा नहीं बहेगी, या तो आर्मेचर के अंदर कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा होगा, या दूसरा रीजन का कब धारा नहीं बहेगी, जब आर्मेचर के ऊपर कोई लोड नहीं कनेक्ट किया गया होगा, या स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा, मतलब कि वो स्थिर अवस्था में होगा, तभी भी वो ईएमएफ डेवलप नहीं करेगा, तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब करंट प्रवाहित नहीं हो रहा होगा तो ऐसी कंडीशन में जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, ये मान के चलो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं जो आर्मेचर के अंदर उपस्थित हैं, इन आर्मेचर कंडक्टरों में ऐसी कंडीशन में धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। और अगर इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो यहाँ पर जो फ्लक्स निकलेगा एन से एस की तरफ, वो फ्लक्स सीधा निकल जाएगा और वो फ्लक्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब कि इन चालकों में बहने धारा बहेगी नहीं, तो सीधा के सीधा ये फ्लक्स निकल जाता है। इस तरह की फ्लक्स की हमारा नेचर रहता है। फ्लक्स ऐसा नेचर कब रहता है, जब हमारे आर्मेचर के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तब इस तरह का नेचर रहता है। ये क्या है, हमारा फील्ड फ्लक्स। क्या है ये, फील्ड फ्लक्स। आप कह सकते हैं फाई एफ है। क्या है, फाई एफ। ध्यान रखना यहाँ पर आर्मेचर के चालकों में धारा का मान शून्य है, इसलिए आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो क्या है, जीरो है। क्या है, आर्मेचर चालकों में फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। उसका रीजन क्या है कि किसी भी चालक में यदि विद्युत धारा दी जाए, मान के चलो कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यदि विद्युत धारा हम लोग देंगे इस तरह से, अगर कोई करंट फ्लो की, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये चालक अपने चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड जनरेट करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र जैसे ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में जब इसने एक मैग्नेट फील्ड बनाया या एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, तो हम क्या देखेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र से अगर कोई और चुंबकीय बल रेखा इसके समीप आएगी तो या तो वो आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित होगी, या तो वो आकर्षित होगी या क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। ध्यान रखना अगर इसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन रहा तो फ्लक्स कोई आएगा, दूसरा फोर्स लाइन आएगी। जैसे सपोज कर लो एक फ्लक्स की फोर्स लाइन इधर से आ रही है, तो इससे क्या होती है कि अगर ये फ्लक्स नहीं होता इसके चारों तरफ तो वो सीधी निकल जाती, लेकिन जब इसके चारों तरफ फ्लक्स है तो इससे डिस्ट्रैक्ट होगी, या तो इसकी तरफ आकर्षित होती है या प्रतिकर्षित। कैसे होती है उसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेंगे। ध्यान रखना ऐसी कंडीशन कब होती है दोस्तों, जब आर्मेचर चालकों में धारा का मान क्या रहता है, शून्य रहता है। और अगर आर्मेचर चालकों में धारा का मान शून्य रहता है तो आर्मेचर का फ्लक्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। अब दोस्तों ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि जब हमारे आर्मेचर के ऊपर नो लोडेड कंडीशन, ये कैसी कंडीशन है, ये है नो लोडेड कंडीशन। नो लोडेड कंडीशन, ये कंडीशन जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें लोड कनेक्ट नहीं किया गया है। अगर हम लोडेड कंडीशन की बात करें, लोडेड कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, देखो लोडेड कंडीशन में यहां पर जो ये हमारा एन पोल है और ये हमारा
एस पोल है, ये हमारा क्या होगा, आर्मेचर। क्या होगा दोस्तों, आर्मेचर। और आर्मेचर में ध्यान रखना, जब लोड कनेक्ट करते हैं हम लोग तो आर्मेचर चालकों में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी तो इसके अंदर एक साइड तो क्रॉस बनेगा, क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, और दूसरी साइड जो बनेगा उसे कहेंगे हम डॉट। क्या कहेंगे दोस्तों, डॉट। डॉट क्या दर्शाता है, इधर समझने का प्रयास करना। जहां डॉट बन रहा है वो डॉट जो है करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ दर्शाएगा, बाहर की तरफ होगी, और क्रॉस जो होगा ये दर्शाएगा करंट की डायरेक्शन दिशा अंदर होगी। ध्यान रखना कि ये जो बनता है वो कहाँ बनता है, जहाँ एन पोल होता, एस पोल होता है, और क्रॉस जो बनता है वो बनता है जहाँ पर एन पोल होता है। ध्यान रखना, एन और एस पोल, जहाँ पर एस पोल होगा वहाँ पर क्या बनेगा, डॉट बनेगा, और एन पोल होगा वहाँ क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। अब देखो दोस्तों, मान के चलो इस कंडक्टर को मैंने इस तरह से पकड़ा, इस तरह से पकड़ा, तो कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा, एक मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा। सिंपल सी बात है। तो मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा तो उस मैग्नेट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो कैसे होगी, ऐसे ही होगी, ऐसे ही घूमेगा मैग्नेट फील्ड। क्या नहीं घूमेगा मैग्नेट फील्ड, स्वाभाविक बात है। तो ये अपने चारों तरफ कुछ मैग्नेट फील्ड का निर्माण करते हैं, और वो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहती है, ऐसे। प्रत्येक कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड डेवलप करेगा, उस मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहेगी, ऐसे। कब कब किया, जब आर्मेचर के चालकों में विद्युत धारा बही, तब। समझ रहे हो मेरी बात। और इसमें अगर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है तो मैग्नेट फ्लक्स जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ध्यान रखना, आप क्या कहते हैं, यदि किसी चालक को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि उसमें धारा की दिशा दिखाए अंगूठा, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं ये फ्लक्स की डायरेक्शन को दर्शाएंगी। किसको दर्शाएंगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डायरेक्शन को दर्शाने का कार्य करती है हमारी क्या, मुड़ी हुई उंगलियां। तो ये मुड़ी हुई उंगलियां किसको दर्शाने का कार्य करती है, फ्लक्स की डायरेक्शन को दर्शाने का कार्य करती है। तो फ्लक्स इसमें कैसे होगा, ऐसे होगा, और ऐसे फ्लक्स इसमें ऐसे होगा। अब देखो दोस्तों, अब क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि जब आर्मेचर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो आर्मेचर के चालकों ने खुद का एक फ्लक्स और जनरेट कर लिया। उस फ्लक्स की वैल्यू किसी भी चालक में यदि धारा देते हैं तो वो चालक अपने चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड जनरेट करता है। उस मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। उस मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ अर्थात उसकी ताकत उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। अर्थात वो मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो चालक में जाने वाली या बहने वाली धारा के बराबर होगी। वो चालक में कितनी धारा बह रही है इस बात के ऊपर निर्भर करेगी, क्या नहीं करेगी। ध्यान रखना इस चीज का कि किसी भी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेट फील्ड डेवलप करता है। वो मैग्नेट फील्ड कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। ध्यान रखना। अब देखो, अब आपको दो मैग्नेट फील्ड दिख रहे हैं। एक मैग्नेट फील्ड तो वो है जो हमारे किससे निकल रहा है, एन से एस की तरफ निकल रहा है, जिसे मुख्य फील्ड कहते हैं या फील्ड फ्लक्स कहते हैं। और एक फील्ड वो है जो आर्मेचर से निकल रहा है, आर्मेचर से चालकों के कारण निकल रहा है। तो दो तरह के फ्लक्स उत्पन्न हुए, एक तो फ्लक्स
फील्ड के अंदर और एक आर्मेचर के अंदर। एक तो फील्ड के अंदर और एक आर्मेचर के अंदर। फील्ड के अंदर तो पहले से ही फ्लक्स निकल रहा था, लेकिन आर्मेचर के अंदर कब निकलने लगा? जब लोड कनेक्ट किया। आर्मेचर चालकों के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो कब कनेक्ट हुआ? कब उत्पन्न हुआ? जब लोड कनेक्ट हुआ। जब आपने लोड कनेक्ट किया तब आर्मेचर चालकों में क्या उत्पन्न हो गया? फ्लक्स उत्पन्न हो गया। कितना उत्पन्न हुआ? जितना लोड कनेक्ट करोगे आर्मेचर चालकों में उतनी ही ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी आर्मेचर चालकों में, उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। यहां तक समझ में आया सबको? और ध्यान रखना, ये जो है ये अभी ये जो है ये कहला रहा है जीमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और यही मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस। ये ध्यान रखना इस चीज का। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो फील्ड फ्लक्स के समांतर में होता है, अर्थात 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। अब क्या होगा? अब ये होगा, मैं इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा ये चीज़। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। चलो ठीक, ले लिया? ठीक, धन्यवाद। अब देखो दोस्तों, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर आर्मेचर के अंदर धारा बही, तो आर्मेचर के अंदर धारा बही तो आर्मेचर चालकों में क्या उत्पन्न हुआ? फ्लक्स उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? फ्लक्स उत्पन्न हुआ। और फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो आप कैसा क्या व्यवहार करेगा ये चीज़ देखना, आप समझने का प्रयास करना। सपोज कर लो ये आर्मेचर है और ये मुख्य फील्ड है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है कि जब एक साइड में हमारा क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है आर्मेचर में, और दूसरी साइड क्या बन रहा है? डॉट बन रहा है। अर्थात एक साइड में धारा अंदर की तरफ जा रही है और दूसरे साइड में धारा बाहर की तरफ जा रही है। और यहां पर हमारा क्या है? मैग्नेट न्यूट्रल ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों जब ये फ्लक्स, देखो इधर समझने का प्रयास करना, अगर कोई ऐसा फ्लक्स है जिसमें इस तरह से मूव हो रहा है, अगर यहाँ से कोई फ्लक्स की फोर्स लाइन आती है तो वो फ्लक्स फोर्स लाइन इस तरह से मूव हो जाएगी। ध्यान रखना, क्या समझे हो? इस तरह से मूव कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये फ्लक्स इसको सपोर्ट करेगा और इसको साथ ही मूव कर देगा इधर की तरफ। ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो ऐसे निकलेगा दोस्तों। उसका रीजन क्या है कि यहाँ से ये फ्लक्स जो रोटेट हो रहा है, इधर समझने का प्रयास करना, अलग से जो समझा रहा हूँ, इसमें जब फ्लक्स रोटेट हो रहा है इस तरह से, तो ये फ्लक्स जो सामने से आएगा, इधर से जो फील्ड से फ्लक्स आएगा वो सीधा निकलने की बजाय इधर भी नहीं जाएगा, वो किधर जाने का प्रयास करेगा? वो इधर से यो मूव होने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, मान के चलो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से अगर फ्लक्स जो निकलेगा वो ऐसे मूव हो जाएगा, ऐसे मूव हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा फ्लक्स, और यहाँ पर नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा फ्लक्स। उसका रीजन क्या रहेगा? उसका रीजन ये रहेगा कि यहाँ पर फ्लक्स की डायरेक्शन, जो फील्ड का फ्लक्स था जिसकी डायरेक्शन किधर थी? नीचे की तरफ थी, तो वो इसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन थी, इधर की साइड में जो फील्ड की डायरेक्शन थी नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया इसने। और यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन थी, कौन से फील्ड की? जो आर्मेचर के अंदर जनरेट हुआ, उसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? इधर की तरफ थी, इधर नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ऊपर से यो मूव होके और ये इसको इस तरह से, इस दोस्तों जो फ्लक्स इस तरीके से मूव हो जाता है, इस तरीके से मूव होने लगता है, क्योंकि दोस्तों इधर की तरफ तो मूव होगा नहीं नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये अपोज करेगा। ध्यान रखना, इधर के नीचे की तरफ तो मूव होने से रहा, क्योंकि इधर से जो फ्लक्स आ रहा है ये क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये फ्लक्स किधर जाएगा? ऊपर की तरफ से यूं ही मूव होगा। और यहाँ पर दूसरा कंडक्टर वो है जिसमें फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे है। तो अब मुझे ये बताओ, एक में तो फ्लक्स की, यहाँ पर दो कंडक्टर हैं, सपोज कर लो, एक कंडक्टर ये है आपका,
जिसमें फ्लक्स की डायरेक्शन ये है और एक कंडक्टर आपका ये है जिसमें फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो देखो दोस्तों यहाँ से जो कोई फ्लक्स निकलेगा वो इसके साथ ऊपर की तरफ यह मूव होगा। अब यो नहीं जा सकता क्योंकि ये देखो ये फ्लक्स इसको क्या करेगा, विरोध करेगा, तो ये इसी के सपोर्ट में यो घूम जाएगा और यो की तरफ। अब अगला फ्लक्स की फोर्स लाइन भी ऐसे ही होगी, तीसरी फ्लक्स की फोर्स लाइन भी ऐसे ही होगी और इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, एन से निकला और एस की तरफ मूव किया। तो दोस्तों ये जो नेचर है इसका, इसे कहते हैं क्रॉस चुंबकन। क्या कहते हैं इसे? चुंबकन। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस चुंबकन। और ऐसा होने से दोस्तों जो आप लोगों का मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस था वो इस फ्लक्स के 90 डिग्री पर होगा। अब 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा? देखो इधर समझने का प्रयास करना। 90 डिग्री कहाँ होगा? 90 डिग्री तो यहाँ होगा अभी, है? हो गया नहीं होगा? 90 डिग्री तो यही होगा। तो ये हमारा मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो जाएगा? थीटा डिग्री एंगल आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस का खिसक जाना। इससे क्या होता है? मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो कुछ डिग्री एंगल क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है या आगे खिसक जाता है या आगे शिफ्ट हो जाता है। मैग्नेट न्यूट्रल जो है, मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस है वो ये जो फील्ड फ्लक्स होता है उससे 90 डिग्री पर होता है और 90 डिग्री पर होने की वजह से ये फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, जिससे कई सारी समस्याएं होने लगेगी, जिसके बारे में हम लोग बताएंगे कि क्या क्या दोषेज होते हैं। तो इस क्रिया को जो ये इस तरह से फ्लक्स से क्या होता है, अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या समझ में आई कि आर्मेचर के चालकों में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, आर्मेचर के चालकों में जो धारा उत्पन्न हुई, उससे जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स मुख्य फ्लक्स कौन सा? जो एन पोल से निकला है और एस पोल की तरफ जा रहा है, वो मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है। विरोध करने के कारण उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसको अपने मार्ग से विचलित कर देता है और वह क्रॉस में आने लगता है। इसे ही कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइज। तो इस आर्मेचर रिएक्शन से दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। एक तो क्रॉस मैग्नेटाइज और दूसरी बात आप लोगों ने देखा है कि एक फ्लक्स तो ये आ रहा है और एक फ्लक्स किसका? आर्मेचर का खुद का फ्लक्स है। तो ये आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। और इस विरोध करने के कारण ही उसकी फ्लक्स की मात्रा में कुछ कमी आ जाती है। जैसे सपोज कर लो, पहले जब फ्लक्स निकल रहा था तो 5 वेबर था। कितना था? वेबर। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन जैसे हुई तो वो कितना रह जाएगा? 3 वेबर ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 3 वेबर। कहने का मतलब जब आर्मेचर रिएक्शन होती है तो आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स का अपोज करेगा, मुख्य फ्लक्स का विरोध करेगा और विरोध करने से कुछ मुख्य फ्लक्स की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसे कहते हैं डीमैग्नेटाइज। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं। तो पहला दोष हुआ क्रॉस मैग्नेटाइज और दूसरा दोष जो होता है वो दोष होता है दोस्तों डीमैग्नेटाइज। दूसरा जो दोष तो बी चुंबकन, जिसे हिंदी में कहते हैं बी चुंबकन, डी मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज और दूसरा है क्रॉस मैग्नेटाइज। क्रॉस मैग्नेटाइज। तो दो प्रकार के दोष हुए, एक तो डीमैग्नेटाइज, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइज। तो आपसे पूछा जाए आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है कि आर्मेचर के फ्लक्स से मुख्य फ्लक्स का डिस्ट्रैक्ट हो जाना या उसकी मार्ग में बदलाव आ जाना या क्रॉस फील्ड हो जाना,
या डीमैग्नेटाइज हो जाना ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर के चालकों में उपस्थित करंट से उत्पन्न होने वाले फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स का जो विरोध होता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर एक क्रॉस फील्ड डेवलप करती है, जिसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। आर्मेचर रिएक्शन किसे कहा जाता है? इधर देखो, आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन से ये होता है कि इधर देखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है कि हमारा ये मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस है और यही ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, और यहां पर हमारा होता है फील्ड फ्लक्स। क्या होता है दोस्तों? फील्ड फ्लक्स। क्योंकि मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस से फील्ड फ्लक्स कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब नो लोड कंडीशन होगी। नो लोड कंडीशन होगी। अगर लोड बढ़ाएंगे तो ये जो मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ आ जाएगा। मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ आ जाएगा। अब इससे देखो 90 डिग्री पर होना जरूरी है इसका फील्ड फ्लक्स का, तो 90 डिग्री पर फील्ड फ्लक्स किधर चला जाता है? इधर चला जाता है। फाई एफ थीटा विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर फाई एफ यहाँ पहुँच जाएगा। ध्यान रखना, फाई एफ यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स क्या हो जाता है? फ्लक्स भी हमारे जो होता है उसके मार्ग, फ्लक्स के मान में भी क्या आने लगती है? फील्ड फ्लक्स के मान में भी क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। ध्यान रखना, फील्ड फ्लक्स के मान में भी क्या आने लगती है? कमी आने लगती है, जिससे टोटल फील्ड फ्लक्स की वैल्यू में ये हमारा क्या है? आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स, इससे हमारा टोटल फील्ड फ्लक्स है वो कम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होने लगता है? कम। आप लोग ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो फ्लक्स प्राप्त होगा हम लोगों को, फाई आर, ये प्राप्त होगा। ध्यान रखना, रिजल्टेंट फ्लक्स जो प्राप्त हो रहा है वो हम लोगों को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ध्यान रखना, रिजल्टेंट फ्लक्स जो मिलने लगेगा जिसे कहते हैं डीमैग्नेटाइज। क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइज। और इसे कहते हैं हमारा क्या? क्रॉस मैग्नेटाइज। तो दो प्रकार के दोष उत्पन्न हुए इसमें, एक तो क्रॉस मैग्नेटाइज और एक डीमैग्नेटाइज। तो दो प्रकार के दोष उत्पन्न हुए, एक तो डीमैग्नेटाइज और एक क्रॉस मैग्नेटाइज। ध्यान रखना, एक डीमैग्नेटाइज, एक क्रॉस मैग्नेटाइज। वहां पर हम लोगों को जो मिला वो क्या मिला कि हमारा जो फ्लक्स है वो एक तो फ्लक्स कम प्राप्त हुआ हम लोगों को, दूसरी बात फ्लक्स की मात्रा में कमी आ गई, दूसरी बात हमारा फील्ड फ्लक्स क्या होगा? अपने मार्ग से क्या हो गया? विचलित हो गया, जिससे टोटल फील्ड फ्लक्स में क्या आ गई है? कमी आ गई है। जैसे ही हमारा फील्ड फ्लक्स मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस विचलित हुआ तो फील्ड फ्लक्स से, ध्यान रखना, जैसे ही विचलित होगा तो फील्ड फ्लक्स भी डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा और फील्ड फ्लक्स भी अपना क्या कर लेगा? मार्ग को चेंज कर लेगा। ध्यान रखना, मार्ग को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। फील्ड फ्लक्स भी क्या करेगा? मार्ग चेंज कर लेगा। न्यूट्रल जो हमारा MNA खिसकता है वो इसी की वजह से खिसकता है कि उसमें क्रॉस मैग्नेटाइज हुआ रहा है, क्योंकि फील्ड फ्लक्स और उसमें किसमें हमारा MNA में 90 डिग्री का एंगल बना रहता है हमेशा। ध्यान रखना, अभी भी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान रखना, इसलिए क्या होता है? फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित। और ध्यान रखना, आर्मेचर फ्लक्स होता है वो फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है, इससे उसके अंदर कुछ परिणामी फ्लक्स जो प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा, वो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या मिलेगा हम लोगों को? कम। तो दो प्रकार के दोष हुए, एक तो क्रॉस मैग्नेटाइज और दूसरा डीमैग्नेटाइज। दूसरा डीमैग्नेटाइज। ध्यान रखना, तो दो प्रकार के दोष हुए, डीमैग्नेटाइज, क्रॉस मैग्नेटाइज। अब क्या होता है? डीमैग्नेटाइज से क्या होने लगेगा? कम वोल्टेज। डीमैग्नेटाइज होने से क्या क्या दोष उत्पन्न हुए? दो प्रकार के दोष उत्पन्न हुए, क्रॉस मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। इससे क्या क्या होने लगता है? इससे एक तो जो प्रोसेज हैं
उन ब्रशों पे स्पार्किंग उत्पन्न होने लगेगी। ब्रशों पर क्या उत्पन्न होने लगेगी? स्पार्किंग उत्पन्न होने लगेगी। दूसरी बात, ब्रश से ज़्यादा स्पार्किंग होगी तो खराब हो जाएगी। दूसरी बात, हम लोगों को जो मिलेगा वोल्टेज वो कम वोल्टेज मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा? कम वोल्टेज मिलने लगेगा। एक तो ब्रशों पे स्पार्किंग उत्पन्न होने लगेगी, दूसरी वोल्टेज कम मिलने लगेगा। अब बात ये आती है कि इन्हें कैसे इस आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, आर्मेचर रिएक्शन को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। कैसे करोगे? पहली तरीका तो यह है कि ये ब्रशों के स्थान को आप खिसका के कहाँ ले जाओ? मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ब्रशों के स्थान को चेंज कर दो। मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस पे ले जाओगे तो स्पार्किंग क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और स्पार्किंग समाप्त मतलब कि जो डॉट बन रहे थे, अगर यहाँ पर डॉट बन रहे थे या क्रॉस बन रहे थे, वो अब ऐसे बनने लगेंगे। यहाँ तो क्या बनने लगेगा? यहाँ तो बनने लगेगा क्रॉस पूरे में इसमें, और इधर बनने लगेगा पूरे में क्या? डॉट। मतलब ये इस तरह से व्यवहार करेगा, ऐसे सोचेगा एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है। समझ में आई कुछ बात? एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, इस तरीके से ये बनने लगेगा। इस पूरे भाग में तो डॉट बनने लगेंगे और इस पूरे भाग में क्या बनेगा? क्रॉस बनेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इसके बीच में 90 डिग्री का, अभी भी एंगल 90 डिग्री का ही बना रहेगा, लेकिन इसके बीच में जो स्पार्किंग उत्पन्न होने लगी थी, वो स्पार्किंग क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का या उसके प्रभाव को कम करने का जो उपाय है, पहला है क्या है? क्रॉस मैग्नेटाइज को प्रभाव को कम करने का, ब्रशों के स्थान को क्या कर दो? चेंज कर दो। ब्रशों के स्थान को क्या कर दो? चेंज कर दो। कहाँ पर ले जाओ? जहाँ पर नया मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस बनाए, वहाँ पर ले जाओ। दूसरी बात क्या है? दूसरे कैसे कम किया जा सकता है? दूसरा एक इस तरीके से कम किया जा सकता है कि आप एक्स्ट्रा बाइंडिंग कर दो, जिसे हम कहते हैं क्या? डैम्पर बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? डैम्पर बाइंडिंग। अतिरिक्त बाइंडिंग करके फील्ड में अतिरिक्त बाइंडिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखो, मान के चलो 5 वेबर का फ्लक्स जनरेट हो रहा था, 5 वेबर का फ्लक्स जनरेट हो रहा था, लेकिन डीमैग्नेटाइज के कारण वो फ्लक्स 3 वेबर रह गया। कहने का मतलब जब 3 वेबर का फ्लक्स रह गया तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला था वो क्या था? phi ZNP/60। लेकिन जब फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ कम मिलने लगेगा हम लोगों को। ईएमएफ क्या मिलने लगेगा? कम मिलने लगेगा। तो हम क्या करें? इस फ्लक्स को उतना ही बनाए रखने के लिए अतिरिक्त वाइंडिंग कर देते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग कर देते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो फ्लक्स 5 वेबर जनरेट हुआ था उसमें से 2 वेबर का लॉस हो गया, 2 वेबर डीमैग्नेटाइज के कारण समाप्त हो गया, और मिला कितना? 3 वेबर। तो हम क्या करें? हम पहले ही 7 वेबर जनरेट करें, इतनी वाइंडिंग करें कि 7 वेबर का फ्लक्स मिले, ताकि 2 वेबर लॉसेज होने पर भी 5 वेबर का फ्लक्स हम लोगों को क्या मिले? मिलता रहे, और जितना हम लोगों को वोल्टेज आवश्यक होता है। कहने का मतलब आप अतिरिक्त बाइंडिंग करके एक्स्ट्रा फील्ड डेवलप कर देते हो। एक्स्ट्रा फील्ड डेवलप करने से जो फील्ड फ्लक्स में कमी आई है, उस फील्ड फ्लक्स की खानापूर्ति हो जाती है। तो दो प्रकार हो गए आप लोगों के आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। पहला कौन सा हो गया? ब्रशों का स्थान चेंज करके, बदलकर। दूसरा क्या है? अतिरिक्त वाइंडिंग करके। तीसरा है एयर गैप बढ़ाकर। तीसरा क्या है? एयर गैप बढ़ाकर। इधर समझने का प्रयास करना। एयर गैप बढ़ाने से क्या होता है? एयर गैप बढ़ा दे, जैसे कि हमारा ये आर्मेचर है और यहाँ पर फील्ड का पोल्स है, तो फील्ड पोल्स में इसमें आर्मेचर, ये एयर गैप जो है इसे बोलते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं? एयर गैप। इस एयर गैप को अगर बढ़ा दें तो भी आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाती है। कैसे? कि जैसे ही हमारा अगर दूर कंडक्टर होगा तो यहाँ का प्रभाव, ये आर्मेचर के कंडक्टर में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है,
इसका प्रभाव इस फील्ड फ्लक्स पर थोड़ा कम हो जाता है, तो ये कम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही आर्मेचर के फील्ड का प्रभाव मुख्य फील्ड फ्लक्स पर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में दूरी बढ़ जाएगी, एयर गैप बढ़ने से दूरी बढ़ने के कारण इसका प्रभाव कम हो जाएगा और इसकी शक्तिशाली कम हो जाएगा। कि आप ये देखते हो कोई भी चुंबक है, अगर नज़दीक है वो तो ज़्यादा फोर्स डालता है, दूर है तो कम फोर्स डालता है। अगर हम उसको दूर करेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और उसका प्रभाव कम होने के कारण वो डिस्ट्रैक्शन कम करेगा। कहने का मतलब वो मुख्य फील्ड फ्लक्स को कम डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, एयर गैप अगर बढ़ा दिया जाएगा तो पावर फैक्टर लो हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर फैक्टर लो हो जाता है। आप कहोगे सर डीसी जनरेटर है, तो अरे डीसी जनरेटर है तो क्या हुआ, उत्पन्न तो एसी हो रही है भाई, उत्पन्न तो एसी हो रही है, इसलिए पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। दूसरी बात ये एक रीजन और है कि जब हम एयर गैप को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर हवा ज़्यादा जाएगी और एयर ज़्यादा जाने के कारण एयर फ्रैक्शन लॉसेज, जिसे विंडेज लॉसेज कहते हैं, वो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हम लोग एयर गैप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो 3 आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए 3 उपाय बताए। अतिरिक्त बाइंडिंग करके, ब्रशों के स्थान को चेंज करके, या एयर गैप बढ़ाकर। ब्रशों के स्थान को चेंज करके या एयर गैप बढ़ाकर आर्मेचर रिएक्शन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आर्मेचर रिएक्शन को कैसे क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन से दोष होते हैं। डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज में क्या होता है कि आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फील्ड फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है, जिससे टोटल फील्ड फ्लक्स में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उस दोष को हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइज। और क्या होता है कि आर्मेचर के फ्लक्स के कारण मुख्य फील्ड फ्लक्स का स्वरूप बिगड़ जाता है और वो क्रॉस जाने लगता है, जिसे कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइज। क्रॉस मैग्नेटाइज के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रशों का स्थान चेंज कर देते हैं। डीमैग्नेटाइज के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अतिरिक्त बाइंडिंग लगाते हैं और क्या करते हैं, या एयर गैप बढ़ाते हैं। ये करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर, जहाँ तक मेरा विचार है, समझ में आई होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होती है, जब आर्मेचर के ऊपर लोड डाला जाता है, जब आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाहित होती है। यदि आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी। आर्मेचर पर जितना ज़्यादा लोड होगा आर्मेचर रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है। आर्मेचर पर अगर लोड कम है तो आर्मेचर रिएक्शन कम होगी, आर्मेचर पर लोड ज़्यादा है तो आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगी। उसका रीज़न क्या है कि जैसे लोड बढ़ता है तो आर्मेचर में धारा बढ़ती है, और आर्मेचर में धारा बढ़ती है तो आर्मेचर के अंदर फ्लक्स बढ़ता है। तो आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ता है, फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर का फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा, और जो रिएक्शन करता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है और उनकी पावर क्या है। जितना ज़्यादा पावरफुल होंगे दोनों फ्लक्स, रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जितने कम पावरफुल होंगे वो रिएक्शन उतनी कम होगी। एक बात ध्यान रखना, इधर से कोई फ्लक्स आ रहा है या इधर से कोई फ्लक्स आ रहा है, आप ये कह दो कि 10 एम्पियर की करंट किसी कंडक्टर में से मैंने इस तरह से एक बैटरी लगाई है, एक बैटरी यहाँ लगाई, कहीं पर 10 एम्पियर की करंट इधर आ रही है और 5 एम्पियर की करंट इधर आ रही है, तो परिणामी करंट तो कितनी रहेगी, 5 एम्पियर ही रहेगी ना इधर की साइड में। समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह से मान के चलो 10 वेबर का फ्लक्स फील्ड से उत्पन्न हुआ, 2 वेबर का फ्लक्स उसका विरोध कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 8। जो रिजल्टेंट फ्लक्स बचेगा तो वो तो 8 वेबर ही बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप लोगों के लेवल से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। हालांकि आर्मेचर रिएक्शन को और भी कई तरीके से मैं समझा सकता था, लेकिन मैं वो जा रहा हूँ कि जो आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी हिसाब से अगर उस चीज़ को पढ़ाया जाए तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों के सामने ये क्लियर हो गया हुआ कि आर्मेचर रिएक्शन किसे कहते हैं और आर्मेचर रिएक्शन के कारण कौन कौन से लॉसेज होते हैं। डीमैग्नेटाइज एंड क्रॉस मैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज को कहते हैं विचुंबकन और क्रॉस मैग्नेटाइज को कहते हैं क्रॉस चुंबकन। क्रॉस मतलब कि क्रॉस फील्ड बनाता है वो। और ध्यान रखना कौन कौन से दोष होते हैं कि एमएनए खिसक जाता है और क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल हम लोगों को कम मिलने लगता है। तीसरा क्या होता है कि ब्रशों के मध्य स्पार्किंग होने लगती है। क्यों होने लगती है कि एमएनए पर जाके न्यूट्रल होगा वो, तो वो जो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो ब्रश पूरी तरह कांटेक्ट में नहीं आती और कम कांटेक्ट में आती है या सिरे पर कांटेक्ट में आती है तो उसमें स्पार्किंग होने लगती है। ध्यान रखना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दिया, 2 वायरों को आपने जोड़ा,
लेकिन आप प्रॉपर उसको जोड़ नहीं पा रहे हो, दूर दूर हैं, तो ध्यान रखना वो उसमें स्पार्किंग होने लगे। अगर उसको प्रॉपर जोड़ दिया तो स्पार्किंग नहीं होगी। तो इसी तरह से जो ब्रुसेज है, अगर कहीं पर ये ब्रुसेज है, अगर ब्रुसेज के मध्य में से यहाँ पर तो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी और यहाँ करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, तो डायरेक्शन चेंज हुई। कब चेंज हुई? जब ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पॉइंटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, तब जाके चेंज हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चेंज अगर यहाँ होती है तो ये ब्रुश थोड़ी सी दूर रहने के कारण इसका रेजिस्टेंस पैदा होगा, ब्रुश रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पैदा होने से वो जैसे ही यहाँ पर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, या यहाँ पर क्रॉसर यहाँ पर डॉट बनने के प्रयास करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को जैसे भिड़ाते हैं तब जो स्पार्किंग होती है, या फेज और न्यूट्रल को जैसे भिड़ाते हैं तब जो स्पार्किंग होती है, वो स्पार्किंग यहाँ होने लगेगी। ध्यान रखना, वो स्पार्किंग क्या होने लगेगी, यहाँ पर होने लगेगी। इसलिए हम क्या करें, इसको ही आगे खिसका दें ताकि वो स्पार्किंग क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वो स्पार्किंग क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे मेरे दोस्तों। नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो बताओ, और आ गया तो शेयर मार दो अपने फ्रेंड्स तक। आज मैं ये चाहता हूँ कि वीडियोज़ को देखने के बाद सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर शेयर करें। आई रिक्वेस्ट यू, सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। कितना तो कर ही सकते हो यार, आपने 2 स्टेटस लगा दे, 1 स्टेटस और ठीक है। और निवेदन करें कि अपने साथियों से, अपने जो भी दोस्त हैं उनसे कि सब्सक्राइब करें और इसको आगे तक आगे फैलाएं, क्योंकि आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ऐप पर भी हम लोगों ने पूरे, अभी तबीयत बहुत अच्छी तरह से एकदम सही हो चुकी है, तो पूरी एनर्जी आपको दिख रही होगी, जिस एनर्जी से आपको पढ़ाया जा रहा है। और बहुत अच्छा कंटेंट्स आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो तो ये आप लोगों की थोड़ी सी विडम्बना वाली बातें हैं, तो फ़ायदा उठाइए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आप लोगों के सामने अब आगे जो वीडियो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे। हालांकि मैं इस तरह के टॉपिक्स ले लेके आप लोगों को सामने चलता रहूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस करेंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कल एक डीएमआरसी के पेपर का सॉल्यूशन, आज शाम को 9 बजे एक डीएमआरसी के पेपर का सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में 30-40 क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। 2 बार में उस पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। अब डेली इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस नहीं करेंगे कि ये आंसर क्यों है, बाकी के 3 और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आंसर क्यों नहीं है, ये भी डिस्कस करके आपके सामने डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आंसर बताए और आगे बढ़िए, आंसर बताए और आगे बढ़िए, ऐसा नहीं करेंगे। पूरी प्रॉपर वे में आप लोगों के, अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को पढ़ा है जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब समझाएंगे तो आपको फट से याद आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आज शाम को 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहोगे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। कम से कम उस क्लासेज में मुझे कम से कम 30-40 बच्चे लाइव चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना, अब आपको करना है कि कैसे होगा वो। धन्यवाद।